Welcome to e-learning science. We are discussing chemical control and coordination, and this is the second part of this video tutorial. In the first part, we have already discussed the hypothalamus, and in this part, we will be discussing the second part, which we call as pituitary gland. Pituitary gland. Pituitary gland, जो है, pituitary gland is formed from the ectoderm of embryo. Ectoderm of embryo. I will tell you some facts. Pituitary gland जो है ये बनता है, इसका origin है, it is ectodermal in origin. Hypothalamus was also ectodermal in origin. Second part is that pituitary gland is located just below the hypothalamus. We have already described this diagram in the video tutorial named as hypothalamus. पिट्यूटरी ग्लैंड इस हाइपोथैलेमस के नीचे होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है, इफ दिस इज हाइपोथैलेमस एंड हियर इट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस के नीचे जो ग्लैंड होता है उसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड. हाइपोथैलेमस के नीचे पाया जाता है, ठीक है. और ये हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ होता है. किस तरह से जुड़ा हुआ होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट थिंग. इस हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच एक स्टॉक होता है. पिट्यूटरी ग्लैंड इज कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस बाय ए स्टॉक एंड वी कॉल दैट स्टॉक एज इनफंडब्यूलम. इट इज द स्टॉक. ये एक स्टॉक होता है जो ऊपर से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को कनेक्ट करता है, ठीक. तो इसके बाद जो और एक फैक्ट है इसमें, ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक बोनी केस में होता है. एक बोन इसके ऊपर होती है. उस बोन को कहते हैं सीला टर्सिका. दिस इज द बोनी केज विच इज सराउंडिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड. If we see the dimensions of pituitary gland is just 1.3 centimeters in diameter. 1.3 centimeters in diameter. और इसका वजन बहुत कम, आधा ग्राम, 1.1/2 ग्राम, 0.5 ग्राम होता है. And therefore, this is the smallest gland. This is the smallest endocrine gland. Smallest endocrine gland is the pituitary gland. सबसे छोटा endocrine gland pituitary gland है, जिसका साइज 1.3 सेंटीमीटर का डाया होता है और जिसका वजन सिर्फ 0.5 ग्राम का होता है. Then, if we see second part, we will see what are the different parts of pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड को हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं दो लोब्स में. एक लोब को कहते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड को दो लोब्स में बांटा जाता है. एक को कहते हैं एंटीरियर लोब और दूसरे को कहते हैं पोस्टीरियर लोब. एंटीरियर लोब इज आल्सो नोन एज एड्रेनोहाइपोफाइसिस. हाइपोफाइसिस का मतलब है द सेकंड नेम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज हाइपोफाइसिस. अगर हम दूसरा नाम पिट्यूटरी ग्लैंड का देखेंगे, वी आल्सो कॉल इट एज हाइपोफाइसिस. तो एंटीरियर लोब हमारे पास है जिसको कहते हैं एड्रेनोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर लोब को कहते हैं नीरोहाइपोफाइसिस. We have anterior lobe and posterior lobe. Let's go to the diagram. For example, this is the pituitary gland and this lobe is the anterior lobe of pituitary gland, are also known as adrenohypophysis, and this is the posterior lobe of pituitary gland, also known as neurohypophysis. अब इस एंटीरियर लोब के कुछ रीजन्स है, कुछ पार्ट्स है. एंटीरियर लोब को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. दो पार्ट्स है एंटीरियर लोब के. एक को कहते हैं पारस डिस्टलिस. दूसरे को कहते हैं पारस इंटरमीडिया. इसके पार्ट्स है, फर्दर इसके पार्ट्स है पारस डिस्टलिस, पारस इंटरमीडिया, और इसको कहते हैं, इसका भी एक ही पार्ट है जिसको कहते हैं पारस नर्वोसा. So we have different parts in the anterior lobe of pituitary gland, but in anterior lobe of pituitary gland we have two parts: pars distalis, pars intermedia.
and the posterior lobe has only one part. We call it as pars nervosa. See, this is the anterior lobe, and in this anterior lobe, this part is known as pars distalis. इस part को मैं बोल सकता हूं pars distalis. और ये जो मोटी लाइन है, ये जो थोड़ा सा मोटापन है बिल्कुल एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, इस पार्ट को हम बोलेंगे पारस इंटरमीडिया. So pars intermedia is the part of anterior lobe of pituitary. और इसके बाद pars nervosa is this part. This is pars nervosa. ये pars nervosa है, ये anterior lobe है पूरा. इस anterior lobe के दो पार्ट है, एक को कहते हैं pars distalis और दूसरे को कहते हैं pars intermedia. और if we see, the anterior lobe of pituitary gland forms 75%. It forms the 75% of pituitary gland, and the posterior lobe contributes only 25% of the pituitary gland. It is 75 and it is 25. The various hormones which are secreted and synthesized in pars distalis are, इसमें 6 hormones secrete और synthesize होते हैं, और वो hormones कौन हैं? सबसे पहले हमारे पास है prolactin. We have prolactin. We have growth hormone, prolactin, growth hormone. We have TSH, thyroid stimulating hormone. We have ACTH, adrenocorticotropic releasing hormone. We have FSH, follicle stimulating hormone, and we have LH, luteinizing hormone. These are the hormones which are produced by pars distalis. Pars intermedia produces only one hormone, which we call as MSH, melanocyte stimulating hormone. And in the pars nervosa, there is synthesis of no hormone. कोई भी हार्मोन इस नर्वोसा में पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में सिंथेसाइज नहीं होता, लेकिन इट इज द स्टोर हाउस ऑफ 2 हार्मोन्स. लेकिन इसमें स्टोर होते हैं 2 हार्मोन्स, एक का नाम है ऑक्सीटोसिन और दूसरे का नाम है वासोप्रेसिन. एंड वो हार्मोन्स इसके खुद के नहीं हैं, बल्कि वो हार्मोन्स आपको मिलेंगे कहां से? वो हाइपोथैलेमस से आते हैं और यहां पे स्टोर किए जाते हैं. वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पुराने वीडियो ट्यूटोरियल में. तो वी विल टेक दीज हार्मोन्स वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पारस डिस्टलिस का पहला हार्मोन, जिसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन. पारस डिस्टलिस का पहला हार्मोन जिसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन. सी दिस प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड, पारस डिस्टलिस. और प्रोलैक्टिन का काम है, इसको हम कहते हैं मैमोट्रोपिक हार्मोन. Why? Because this hormone is responsible for the growth and development of mammary glands, and this is also responsible for the secretion and synthesis and secretion of milk. देखिए, मैमोट्रोपिक हार्मोन का मतलब है इसका डायरेक्ट कनेक्शन मेमोरी ग्लैंड के साथ है. हम मानते हैं कि ये मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट कराते हैं, मायोएपिथेलियल सेल्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराते हैं. और इतना ही नहीं, बल्कि जब पार्चुरेशन होती है, once there is birth, आफ्टर बर्थ हम देखते हैं मेमोरी ग्लैंड जो पहले सिक्रेटरी नहीं होता है, प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के एंड तक वो सिक्रेटरी नहीं होता है, लेकिन जो ही पार्चुरेशन हो जाती है तो मेमोरी ग्लैंड सिक्रेटरी बनता है. इस ऑर्गन को सिक्रेटरी बनाने में किसका हाथ है? तो वो है किसका? प्रोलैक्टिन का. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड सिंथेसिस ऑफ मिल्क. ये काम करता है. इट मेक्स द मेमोरी ग्लैंड सिक्रेटरी. और दूसरा इसका मैमोट्रोपिक हार्मोन, इसको ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं. ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, समटाइम्स वी आल्सो कॉल्ड एज ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, क्योंकि इसका थोड़ा सा रोल है. ये कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन को बढ़ाता है. इट मे हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम. Therefore, we also call it as luteotropic hormone.
So this is prolactin. Second hormone is, which we have discussed, is the growth hormone. Growth hormone. Growth hormone का दूसरा नाम है somatotropin. Somatotropin is also known as growth hormone. इस growth hormone का काम है जर्नलाइज्ड ग्रोथ. इसका काम है हमारी बॉडी सेल्स में हमारी बॉडी का ग्रोथ करना. इसका काम है conversion of glycogen into glucose. It can convert glycogen into glucose. Therefore, it is going to increase the glucose level. तो हम बता सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन का डायबिटोजेनिक इफेक्ट है. जिस तरह से डायबिटीज में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, इसी तरह से ग्रोथ हार्मोन का काम है कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज. इस इफेक्ट से हम बोल सकते हैं कि इसका डायबिटोजेनिक इफेक्ट है. वन मोर थिंग, it is protein anabolic hormone. Protein anabolic hormone. Anabolic hormone. It means it is responsible for the formation of proteins. ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन नहीं करेगा बल्कि प्रोटीन्स को फॉर्म करेगा. और इसका और एक रोल है रिटेंशन ऑफ कैल्शियम. ये हमारी बॉडी में कैल्शियम को रिटेन करता है. इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिटेंशन ऑफ कैल्शियम. ग्रोथ हार्मोन के बहुत सारे डिसऑर्डर्स है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे. दिस इज ग्रोथ हार्मोन. आफ्टर दिस वी हैव अनदर हार्मोन व्हिच वी कॉल एज TSH, thyroid stimulating hormone. These all hormones are getting secreted by the releasing factors which are coming from the hypothalamus, which we have already discussed. TSH is also known as thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone. This hormone has a target organ. Its target organ is thyroid gland. इसका टारगेट ऑर्गन है थायराइड ग्लैंड जो हमारे नेक में पाया जाता है. और टीएसएच का काम है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपटेक ऑफ आयोडाइड. थायराइड ग्लैंड में ये एक्टिव अपटेक करता है आयोडाइड का, और उस आयोडाइड की वजह से हमारे पास थायरोक्सिन और हम बोलेंगे हमारे पास T4 और T3 हार्मोन्स बनते हैं. तो देयरफॉर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपटेक ऑफ आयोडाइड. और आयोडाइड हमें लगता है T3 और T4 के लिए, और वो दो हार्मोन्स कौन सिंथेसाइज करते हैं? वो करता है सिंथेसाइज हमारा थायराइड ग्लैंड. लेकिन थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 बनाने के लिए हेल्प जो है वो इसको TSH करता है. और T3 और T4 की सिक्रीशन के लिए, इफ वी वांट टू सिक्रेट, इफ द थायराइड ग्लैंड नीड्स टू सिक्रेट T3 एंड T4, उसको हेल्प लगती है किसकी? TSH की. TSH का ये भी कंट्रीब्यूशन है. So therefore the target organ for TSH is the thyroid gland. Then we have FSH and LH. Whether this is FSH and LH, both FSH and LH are collectively called as gonadotropins. Gonadotropins. They are gonadotropin hormones. FSH and LH are known as gonadotropin hormones. They have a very vital role in reproduction. अगर हम देखेंगे FSH का काम क्या है, if we see in case of males, FSH helps in supermatogenesis. इसका काम है मेल्स में सुपरमेटोजेनेसिस में हेल्प करना. एंड इन केस ऑफ फीमेल्स, FSH का रोल है जो हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल है, एक्चुअल में हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, और देन वी फॉर्म द ग्राफियन फॉलिकल. इस ग्राफियन फॉलिकल की फॉलिक्यूलर सेल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट करना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन खुद ही बोलता है, आई एम स्टिमुलेटिंग द फॉलिकल्स, आई एम स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स. ये ग्राफियन फॉलिकल के फॉलिकल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है. और दूसरी बात, वो जो ग्रोइंग फॉलिकल्स है, वो ग्रोइंग फॉलिकल्स फिर सिक्रेट करते हैं एक हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन. देयरफॉर इट हैज सम रोल इन द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन. दो बातें फीमेल्स में, एक तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स जो इसके नाम से पता चलता है, और दूसरा it also involves the secretion of estrogen because estrogen is procured from the growing follicular cells. This is FSH. Then we have LH. Again, in case of males, if we see what is the role of LH, हमारे पास interstitial cells of testes,
टेस्टिस के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस। इन इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस से जो हमारा एलएच है ये सिक्रेट करवाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन is secreted from the interstitial cells of testes under the influence of luteinizing hormone. Sometimes we call this luteinizing hormone as interstitial cell stimulating hormone, ICSH, interstitial cell stimulating hormone। क्योंकि LH क्या करता है, ये इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस से इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है और वहां से हार्मोन सेक्रेट करवाता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। इन केस ऑफ फीमेल्स, इन फीमेल्स LH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम कार्पस ल्यूटियम। जो कार्पस ल्यूटियम है, कार्पस ल्यूटियम की ग्रोथ और कार्पस ल्यूटियम से फिर सेक्रेट करवाना प्रोजेस्टेरॉन, ये काम है किसका, ये है LH का काम। इन एडिशन टू दिस, अगर LH नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगी। इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन इन केस ऑफ फीमेल्स। So these are the two gonadotropic hormones. We have discussed the 6 hormones which are basically released, which are basically synthesized from the pars distalis. Now we have another part of anterior lobe which we call as pars intermedia. Pars intermedia में से एक हार्मोन सेक्रेट होता है, एक हार्मोन सिंथेसाइज होता है और उस हार्मोन का नाम है MSH, melanocyte stimulating hormone. Melanocyte stimulating hormone. This hormone is coming from the pars we can say intermedia, और इस हार्मोन, ये हार्मोन पार्ट है किसका, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी का। और इस हार्मोन का काम है, इसका काम है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्कनिंग द स्किन ऑफ एम्फीबियंस। हम देखते हैं एम्फीबियंस का स्किन बड़ा डार्क होता है, फिशेस का स्किन बड़ा डार्क होता है, तो उस डार्कनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये हार्मोन जिसको कहते हैं MSH। और ह्यूमन बींग्स में इसका काम है ग्रोथ ऑफ melanocytes, growth and development of melanocytes which are present in our skin. So therefore this is the second part which को हम कहते हैं pars intermedia। अब हमारे पास है posterior lobe of pituitary, posterior lobe of pituitary gland। posterior lobe of pituitary gland मैंने पहले भी बोला, ये कोई भी हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करता, बल्कि ये दो हार्मोन्स को स्टोर करता है जो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस के होते हैं। पहला हार्मोन इसमें है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज पिटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज पिटोसिन। ऑक्सीटोसिन बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसके दो बड़े काम हैं। एक काम तो इसका है लेट डाउन ऑफ मिल्क, पहला काम इसका है लेट डाउन ऑफ मिल्क। दूसरा काम इसका है बर्थ, इसको हम बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। देखिए दो बड़े काम है इसके, वन इज द लेट डाउन ऑफ मिल्क एंड सेकंड इज द बर्थ, इट हेल्प्स इन बर्थ। देखिए पहली बात लेट डाउन ऑफ मिल्क। लेट डाउन ऑफ मिल्क का मतलब होता है जब भी बच्चा, वेन एवर ए चाइल्ड टचेज द निपल ऑफ मदर, ऑटोमेटिकली हम देखते हैं देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोइप्थेलियल सेल्स and these myoepithelial cells are basically contracting and they are releasing the milk therefore उसको हम जो release of milk हम बोलते हैं alveolo-lobular system से, whenever the milk will be released from the alveolo-lobular system we call it as let down of milk। तो let down of milk के लिए responsible है oxytocin। although it's I told you it's a neuroendocrine reflex, क्योंकि once the baby touches the nipple तो मैसेज आती है हमारे ब्रेन को, और ब्रेन वहां से ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन को पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन करता है, और ऑक्सीटोसिन जो है ये मायोइप्थेलियल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से मिल्क जो है वो रिलीज होता है।
कभी कभी ऐसा भी होता है, sometimes we see this how this unconditioned reflex becomes conditioned. Sometimes अगर बेबी सिर्फ क्राई करेगा, just crying of the baby will lead to let down of milk. हम देखते हैं वो मदर जो है वो वेट हो जाती है because by just crying of his or her baby, right? So this is the first rule, important rule, that's contraction of myothelial cells and let down of milk. Second is the birth hormone. At the time of parturition, we know parturition is only possible when there is contraction of uterus. जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी जो यूट्राइन कंटेंट है एंड यूट्रस में जो कंटेंट है वो है बेबी, उस बेबी का एक्सपल्शन होगा. तो जो स्मूथ मसल्स यूट्रस के हैं, जो स्मूथ मसल्स यूट्रस में होते हैं, उन स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है ऑक्सीटोसिन. बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पार्चुरेशन. ये पार्चुरेशन करता है, इसीलिए हम इसको ये भी बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं बर्थ हार्मोन. This is the role of oxytocin. When we see the vasopressin, second hormone, vasopressin is also known as ADH. ADH का full form है antidiuretic hormone. Antidiuretic hormone. Something anti means opposite, diuretic. Diuresis means loss of water through urine. Diuresis का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, पानी का ज्यादा चला जाना यूरिन के साथ. अब जब हमने एंटी लगाया, इसका मतलब इसका रोल है इस लॉस ऑफ वाटर को कम करना, यानी वाटर को कंजर्व करना, इसके लॉस को नहीं होने देना थ्रू द यूरिन. वी कॉल इट एज एंटीडायूरेटिक हार्मोन. दिस vasopressin has two effects. One is antidiuretic effect, and second effect we call it as pressure effect. It has two effects, antidiuretic effect and pressure effect. इसके दो effects है, antidiuretic effect and pressure effect. अब ये antidiuretic effect क्या है? हमें पता है under the influence of ADH, जो हमारा किडनी का नेफ्रॉन होता है, किडनी के नेफ्रॉन के दो पार्ट है. दो पार्ट जहां पे इसका यूज होता है. One is the distal convoluted tubule and second is the collecting duct. Distal convoluted tubule of nephron एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन से हम देखते हैं रीअब्जॉर्बिशन ऑफ वाटर, यानी फिल्ट्रेट से पानी को निकालना और उसको ब्लड में डालना. रीअब्जॉर्बिशन ऑफ वाटर जो है इट इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ एडीएच. देयरफॉर अगर वो वाटर फिल्ट्रेट से ब्लड में नहीं जाएगा तो वो वाटर कहां जाता? वो वाटर यूरिन के साथ लॉस होता. By the help of ADH, with the presence of ADH, हम देखते हैं जो water होता है that is reabsorbed from the urine or from the filtrate into the blood. Therefore, it is responsible for conservation of water. और दूसरी बात ये हमारे यूरिन के साथ बहुत कम वाटर चला जाता है. Maximum of it is conserved in our body. One. तो therefore it prevents from diuresis. Diuresis नहीं होने देता है. कभी कभी हम देखते हैं during alcohol consumption, those persons who are consuming alcohol, we see alcohol consumption lead to diuresis, excess amount of urine, there is polyuria, excess amount of urine, or better to say there is excess amount of water coming out with the urine. Therefore reason क्या है? इसका reason ये है अल्कोहल जो है वो इनहिबिट करते हैं ADH की सिक्रीशन को. Therefore ADH नहीं होगा तो एंटीडायूरेसिस नहीं होगी बल्कि डायूरेसिस होगी. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विल बी वेस्टेड थ्रू द यूरिन. दिस इज द वन इफेक्ट ऑफ एडीएच. सेकेंड इफेक्ट जो इसका है उसको मैंने बोला प्रेशर इफेक्ट. जो हमारे पास स्मूथ मसल्स है, जो हमारी स्मूथ मसल्स है, जैसे इंटेस्टाइन्स में है, गॉल ब्लैडर में है, यूरिनरी ब्लैडर में है, ब्लड वेसल्स में है, इनको थोड़ा सा ये प्रेस करता है. Pressure effect means some contraction. It is responsible for some sort of contraction in the smooth muscles which are present in the intestines, present in the gallbladder, present in the urinary bladder, present in the blood vessels. But pressure effect का नाम इसको इसलिए पड़ा क्योंकि ये blood vessels की smooth vessels को contract करता है. Pressure effect is mainly contributed because of the contraction of blood vessels, because of the contraction of smooth muscles of blood vessels under the influence of
ADH. These are the two very important things. हम देखते हैं अगर ADH की deficiency होगी, in case if there is some problem with the ADH, अगर ADH रिलीज नहीं होगा तो ADH के रिलीज न होने से एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडिस. डायबिटीज इंसिपिडिस. डायबिटीज इंसिपिडिस में क्या होगा? प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ ADH इज नॉट रिलीज्ड. ADH नहीं आएगा. Therefore, there will be diuresis. Large amount of water will come out through urine. There will be polyuria, and obviously it will lead to dehydration. हमारी बॉडी में कम पानी रहेगा और हम डिहाइड्रेटेड फील करेंगे. That disease is known as diabetes insipidus, which is caused due to the hyposecretion of antidiuretic hormone or vasopressin. Something more I will add it here. Just what are the disorders related to growth hormone? Suppose growth hormone के disorders अगर हम बोलेंगे, growth hormone हमने already discuss किया है. हमने बोला it is responsible for growth, retention of calcium, conversion of glycogen into glucose. It is a protein anabolic hormone. So many things we have discussed about growth hormone. But growth hormone क्या दो चीजें हो सकता है. One is the hyposecretion. Hyposecretion का मतलब है जब ये कम निकलेगा या बराबर निकलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर ज्यादा निकला तो उसको बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन. हार्मोन्स सिक्रीशन. Hormones, if present in trace quantities, if present in very low concentrations, or if absent, are going to cause the problems. And if they are released in excess, are definitely going to create the problem. So problems are there whenever there is hypo and hypersecretion of hormones. If we see the hyposecretion of growth hormone, अगर growth hormone कम निकलेगा तो यहाँ पे एक डिसऑर्डर होता है जिसको कहते हैं dwarfism, pituitary dwarfism. Dwarfism का मतलब है since growth hormone is responsible for growth, it is responsible for the growth and elongation of bones. अगर हम देखेंगे growth hormone नहीं निकल रहा है तो long bones जो है वो ग्रो पूरी तौर पे नहीं करती. इसीलिए ऐसा पेशेंट या ऐसा इंडिविजुअल जो है उसकी बोन्स ज्यादा ग्रो नहीं करती, वो शॉर्ट रहता है, वो ड्वार्फ बन जाता है, वो छोटा बन जाता है, क्योंकि देयर इज नो adequate growth of long bones of our body, but the growth is proportionate. Proportionate का मतलब है उसके हाथ छोटे हैं, उसके पैर छोटे हैं, उसका हाइट छोटा है. Proportionately, ऐसा नहीं कि उसकी लेग्स छोटी है और उसकी बॉडी लंबी है, नहीं. Proportionately जो भी लॉन्ग बोन्स है प्रोपोर्शनेटली वो छोटे हो जाते हैं और उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं ड्वार्फिज्म. बट वन थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट. पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म जो ग्रोथ हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन से होता है, और भी एक जगह ड्वार्फिज्म होता है, वो हम देखते हैं इन केस ऑफ थायराइड ग्लैंड. इन केस ऑफ थायराइड ग्लैंड देयर इज आल्सो ड्वार्फिज्म व्हिच इज कॉज्ड बाय हाइपोथायराइडिज्म. हाइपोथायराइडिज्म में भी ड्वार्फिज्म है, लेकिन इस ड्वार्फिज्म में इस पर्सन का नॉर्मल इंटेलिजेंस है. इंटेलिजेंस, देयर इज नॉर्मल इंटेलिजेंस, दे हैव नॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट. इनका इंटेलिजेंस नॉर्मल, इनका सेक्सुअल डेवलपमेंट नॉर्मल. जो ड्वार्फ्स ग्रोथ हार्मोन के ड्वार्फ्स है, ग्रोथ हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन के ड्वार्फ्स है, उनका इंटेलिजेंस नॉर्मल है, उनका सेक्सुअल डेवलपमेंट नॉर्मल है. लेकिन जब हम उनकी बात करेंगे जो ड्वार्फ्स पैदा होते हैं बिकॉज ऑफ द हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, उनमें इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट कम होता है और ऐसे ड्वार्फ्स में सेक्सुअल डेवलपमेंट भी कम होता है. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक between the dwarfism which is created by the pituitary, which is called pituitary dwarfism, and between the dwarfism which is created by the hyposecretion of, we can say, this hyposecretion of TSH, hyposecretion of thyroid gland, right? तो हाइपर अगर हो गया, अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो गया तो हमारे पास दो चीजें होती है. इफ देयर इज हाइपर सिक्रीशन, देयर मे बी gigantism in children or infants. चिल्ड्रन में गिगांटिज्म होगा. और अगर एडल्ट स्टेज पे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन का बनना हुआ तो देयर विल बी एक्रोमेगाली. सी, अगर बचपन से इन्फेंसी से ही ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकल रहा है तो पॉसिबिलिटी है डिसऑर्डर होने का, जिसको कहते हैं गिगांटिज्म.
गिगैंटिज्म का मतलब है अब ग्रोथ हार्मोन कम नहीं ज्यादा नहीं कर रहा है, बचपन से नहीं कर रहा है. वी नो आवर लॉन्ग बोन्स कैन ग्रो अप टू सम स्टेज ओनली. तो अब ये जो लॉन्ग बोन्स है ये ज्यादा ग्रो हो जाएंगी नॉर्मल से ज्यादा. तो हम बोलेंगे ऐसा जो इंडिविजुअल होगा, ऐसा इंडिविजुअल जेंट होगा, उसमें proportionate increase in long bones होगा. Again, I am not using the term disproportionate. It is proportionate again. There is proportionate increase in the long bones, and therefore he will grow very very tall. We call that as gigantism. लंबा होना, gigantism, जेंट जैसा होना. और उनमें कभी कभार एक प्रॉब्लम हो सकता है, वो है विजन का, क्योंकि ऑप्टिक कियास्मा में प्रॉब्लम आ जाता है. तो gigantism में proportionate increase in long bone. There is increase in the size of that individual. And he will be proportionately very very long, or he will be very very tall, right? Then acromegaly, ये तो जब बचपन में हो गया. अगर बड़े में, अगर एडल्ट स्टेज में इंसान पहुंच गया और फिर उसके बाद ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो गया, उस टाइम क्या होगा? उस टाइम बिकॉज वी हैव द एपिफाइसिस हैव क्लोज्ड, अब तो हम नहीं बोल सकते कि लॉन्ग बोन फर्दर लॉन्ग हो जाएगी, नहीं, ये नहीं हो सकता है. There is increase in the size of long bones of, there is increase in the size of long bones of, one is the arms, hands, or we can say legs, and lower jaw. Here we see a sort of disproportionality. वहां पे तो proportionately सब कुछ बढ़ता था, ड्वार्फिज्म में तो प्रोपोर्शनली सब कुछ घटता था, लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं यहां पे डिसप्रोपोर्शनैलिटी है. सिर्फ कुछ बोन्स, कुछ लॉन्ग बोन्स ग्रो हो गई, जैसे आर्म्स की होगी, हैंड्स की होगी, लेग्स की होगी और लोअर जा की होगी. लोअर जा बाहर निकल के आएगा ऐसे. तो ऐसे इंडिविजुअल हमें लगते हैं, ऐसे इंडिविजुअलों की अपीयरेंस जो होती है वो गुरेला लाइक अपीयरेंस बन जाती है, क्योंकि इनका चिन भी नीचे आ जाता है, लोअर जब पूरा बाहर जाता है, तो हम उनको बोलते हैं दे हैव गुरेला लाइक अपीयरेंस. They have gorilla-like appearance. That's all about the deficiencies, the disorders which are caused by the pituitary hormone, and that's all about the pituitary gland. Next lecture, we will discuss some another hormone. I hope you will like my video, and definitely you can anytime share, comment, and ask for any other lecture which you want in zoology. Thank you very much for watching.